हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हो? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के लिए आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, ट्रांसलेशन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। अगर आप लोगों ने अभी इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इसके पहले वीडियो देखिए, लिंक पर आपको मिल जाएगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो चुका है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आज का नया टॉपिक है। तो आइए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट है। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी तात्कालिक वर्तमान काल, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। जैसे वह खा रहा है, गा रहा है, रो रहा है, पढ़ रहा है, तो ये क्या है? अभी चल रहा है वर्तमान में। तो इसलिए यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी तात्कालिक वर्तमान कहलाता है। आइए इसकी हम पहचान जानते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आए तो वहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यहाँ रूल्स को कुछ फॉलो करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, यदि कर्ता एक वचन है, ही, सी, इट तथा नेम्स, जैसे राम, श्याम, मोहन, रीता, सीता, गीता, etc, तो वहाँ हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता, रूल नंबर 2 देखेंगे, यदि कर्ता बहुवचन यू, वी तथा दे हो तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। तथा रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। आई अपने साथ हमेशा एम लेता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, बाकी अन्य में नहीं लेता, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई अपने साथ हमेशा एम लेता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्रिया की 4th फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे गो में अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गो प्लस इंग। तो गो जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी इंग फॉर्म है, तो अर्थात गो में जब इंग जोड़ देंगे तो हो गया गोइंग। कम में जब आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कमिंग। रीड में इंग फॉर्म जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। etc। और इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में पहला समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, उसके बाद WH टाइप अगर बीच में आते हैं तो 1 by 1 स्टेप समझेंगे। तो आते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आओ इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि उदाहरण लिखा हुआ है आप लोग देख रहे हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तुम गीत गा रहे हो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह यहाँ करता है, वह क्या है? करता है। और क्या है? ये सिंगुलर नंबर है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो जैसा हमारा स्ट्रक्चर कर रहा है, हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो क्या वह क्या है? एक वचन करता है तो हो जाएगा ही। पुस्तक पढ़ रहा है तो एक वचन है, तो आपको नियम में रूल नंबर 1 में लिखाया गया है कि अगर कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग होगा। तो हमारे देखिए हेल्पिंग वर्ब में दिया गया है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे? इज। उसके बाद आपके स्ट्रक्चर कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो गया?
रीड, उसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। और क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, रीडिंग अ बुक। अगला, तुम गीत गा रहे हो, तो तुम क्या है, यहाँ प्लूरल नाउन है, तो प्रोनाउन है यू आर, यू बहुवचन है, उसके साथ रूल नंबर 2 आप लोग देख लीजिए कि जहाँ कर्ता बहुवचन का होगा वहाँ सहायक क्रिया आर का प्रयोग होगा। तो यू आर सिंगिंग, सिंग माने गाना गाना होता है, तो उसमें जोड़ देंगे सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। जैसा कि रूल नंबर 3 कहता है कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, तो आई क्या हो जाएगा, एम। प्ले का प्ले मीन्स होता है खेलना, तो आई एम प्ले में इंग फॉर्म जोड़ देंगे तो हो गया प्लेइंग अ क्रिकेट, CRICKET। मैं पुस्तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट होता है। मेरे दोस्तों याद रखिए, किसी भी खेल के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट होगा, ना कि अ क्रिकेट होगा। और 2-4 एग्जाम्पल्स इसको अच्छी तरह समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। वह शिकार कर रहा है, वह शिकार कर रहा है। तुम पत्र लिख रही हो, वह शिकार कर रहा है, तो वह क्या हो गया, ही इज हंटिंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट रखने की आवश्यकता नहीं है। वह शिकार कर रहा है, ही इज हंटिंग। तुम पत्र लिख रही हो, तो यू यहाँ बहुवचन है, तो यू के साथ हमेशा आर लगता है, यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग अ लेटर। तुम पत्र लिख रही हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सीता खाना बना रही है, खाना पका रही है। सीता खाना पका रही है, तो सीता यहाँ करता है, तो सीता पहले लिखेंगे। सीता एक वचन है तो हम इज लिखेंगे। उसके बाद क्या है, पकाना, कुक, कुक मीन्स पकाना होता है। सीता इज कुकिंग फूड, सीता इज कुकिंग फूड। ये तो हुआ मेरे दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका पार्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। 2 जो है निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग प्लस अदर वर्ड्स। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर अदर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यानी अदर शब्द में ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के अलावा आता है तो उसके बाद रखते हैं। तो आते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है, वह खाना नहीं पका रही है, वह खाना नहीं पका रही है।
2 देखते हैं, तुम चाय नहीं बना रहे हो। तुम चाय नहीं बना रहे हो। तो स्ट्रक्चर जो हमारा कहता है हमें वही रखना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। स्ट्रक्चर कह रहा है कि पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर अदर सब्जेक्ट। वह खाना नहीं पका रही है, तो वह खाना नहीं पका रही है तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सी। हेल्पिंग वर्ब हमारा कह रहा है इज, एक वचन करता है तो वहाँ क्या लगाएंगे? इज का लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? नॉट, निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही है। तुम चाय नहीं बना रहे हो, तो यू आर, यू क्योंकि बहुवचन है यहाँ आर लगेगा, यू आर नॉट मेकिंग, मेक माने बनाना होता है तो मेक में आईएनजी लग गया, मेकिंग और टी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह जंगल में शिकार नहीं कर रही है। वह जंगल में शिकार नहीं कर रही है। वह जंगल में शिकार नहीं कर रही है, तो सी एक वचन है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। सी इज नॉट हंटिंग इन द फॉरेस्ट। सी इज नॉट हंटिंग, हंट माने शिकार करना होता है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा हंटिंग। तो सी इज नॉट हंटिंग इन द फॉरेस्ट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, राम और श्याम पुस्तक पढ़ रहे हैं। राम एंड श्याम पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो राम और श्याम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो राम एंड श्याम। मित्रों थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, जब 2 प्रॉपर नाउन एक साथ आ जाते हैं तो वो सिंगुलर नाउन नहीं होते, वो हमेशा प्लूरल नाउन होते हैं, तो वो बहुवचन का काम करते हैं। अगर 2 प्रॉपर नाउन एक साथ मिल जाएं तो वो बहुवचन का काम करते हैं। तो यहाँ राम और श्याम 2 हुए तो यहाँ क्या होगा? ये बहुवचन का यहाँ प्रयोग होगा। तो राम एंड श्याम आर नॉट, सॉरी यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट कर लीजिएगा। राम एंड श्याम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, यही नहीं कर लीजिएगा। राम एंड श्याम आर नॉट रीडिंग अ बुक। ये तो हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस एक बार फिर समझ लेते हैं जो दिमाग में बैठ जाए। वह खाना नहीं पका रही है, तो हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स। तो वह खाना नहीं पका रही है, तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले वह की अंग्रेजी रखेंगे ही इज नॉट कुकिंग फूड। तुम चाय नहीं बना रही हो तो यू आर नॉट मेकिंग अ टी। वह जंगल में शिकार नहीं कर रही है तो सी इज नॉट हंटिंग इन द फॉरेस्ट। राम और श्याम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, राम एंड श्याम नॉट रीडिंग अ बुक। अब सेंटेंस का तीसरा पार्ट इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
स्ट्रक्चर के आधार पे हम फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगाएंगे प्लस अदर वर्ड्स। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले इसमें लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रक्चर से ही समझ जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्यों पहले आता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नॉट नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स। तो एग्जाम्पल से इसको हम और बढ़िया से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या तुम पानी पी रहे हो? ये हुआ फर्स्ट। सेकंड, क्या मैं उपन्यास लिख रहा हूँ? नंबर थर्ड, रजिया प्रतिदिन स्नान कर क्या रजिया बनारस जा रही है? क्या रजिया बनारस जा रही है? क्या रजिया बनारस जा रही है? नाट को इसके बाद समझेंगे, पहले विदाउट नाट वाला समझते हैं। देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फिर अदर वर्ड्स हो जाएगा। चलिए, इसको स्ट्रक्चर के आधार पे हमें रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ क्या क्यों अगर पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि एक वचन करता है तो इज, बहुवचन करता है तो आर का प्रयोग करेंगे, आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। तो क्या आया पहले? तो क्या ये तुम है बहुवचन, तो आर यू ड्रिंकिंग? आर यू ड्रिंकिंग वाटर? जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग कर देंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है हमें रख देना है, कुछ करना नहीं है। तो आर यू ड्रिंकिंग वाटर? मैं उपन्यास लिख रहा हूँ? तो एम, आई के साथ हमेशा एम लगता है। एम आई राइटिंग और नॉवेल? एम आई राइटिंग अ नॉवेल? क्या मैं उपन्यास लिख रहा हूँ? एम आई राइटिंग अ नॉवेल? क्या रजिया बनारस जा रही है? तो रजिया एक वचन है, तो यहाँ हम इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। इज रजिया गोइंग टू बनारस? इज रजिया गोइंग टू बनारस? अगर इसी में नॉट शब्द यूज किया जाए तो हमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देना होगा। यही सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करना है कि क्या तुम पानी नहीं पी रहे हो? क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्या तुम पानी नहीं पी रहे हो?
रहे हो, तब क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। तो आर यू नॉट, यही हम कर देंगे आर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर। क्या मैं उपन्यास नहीं लिख रहा हूँ, तो एम आई नॉट राइटिंग अ नॉवेल। क्या रजिया बनारस नहीं जा रही है, तो इज रजिया नॉट गोइंग टू बनारस। ये हुआ नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर में थोड़ा एक दो और वाक्य देख लेते हैं। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आर यू नॉट, आर क्योंकि यू बहुवचन है, तो आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। एक रूल इसमें और बचता है, यदि क्या क्यों बीच में आ जाए तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे क्या क्यों, जैसे वह खाना क्यों बना रहा है, वह कहाँ पढ़ रहा है। पांचवा उदाहरण है, क्या सीता और गीता गीत लिख रही हैं। गीत नहीं लिख रही हैं। क्या सीता और गीता गीत नहीं लिख रही हैं, तो क्या सीता और गीता दो प्रॉपर नाउन हैं, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा, क्योंकि दो प्रॉपर नाउन जब मिल जाते हैं तो प्लूरल नाउन हो जाते हैं, तो यहाँ प्लूरल नंबर का प्रयोग होगा। इसके सामने भाई लगा लेना ये सब क्वेश्चन वर्ड। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद क्या सीता और गीता गीत नहीं लिख रही हैं, तो क्या आर होगा, क्योंकि दो प्रॉपर नाउन एक साथ मिल जाते हैं तो वो बहुवचन कहलाता है। तो आर सीता एंड गीता राइटिंग, और सीता एंड गीता नॉट राइटिंग अ सॉन्ग। और सीता एंड गीता नॉट राइटिंग अ सॉन्ग, दो प्रॉपर नाउन मिल जाते हैं तो याद रखना वो सिंगुलर वर्ब नहीं प्रयोग होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ आर का प्रयोग किया है, सीता एंड गीता, आर सीता एंड गीता नॉट राइटिंग अ सॉन्ग। अब हम बीच में समझेंगे कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करें, कैसे हल किया जाए। WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं इसे, क्यूरियस। इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। Why, what, where, how, plus helping verb plus subject plus not plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस अदर वर्ड्स, अदर्स। WH टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि क्या क्यों अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि
सॉरी, क्या क्यों अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। वहाँ होता था क्या शब्द पहले आता था तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ अगर क्या क्यों बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। जैसे वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स को हम जानेंगे। आओ एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वह किताब क्यों पढ़ रहा है? वह किताब क्यों पढ़ रहा है? वह किताब क्यों पढ़ रहा है? तो हमारा स्ट्रक्चर जो कहता है हमें वही फॉलो करना है। यदि नाट है तो नाट लगाएंगे, अर्थात नाट नहीं है तो नाट का प्रयोग नहीं करेंगे। बस इतना ही जानना है, क्योंकि दोनों को एक साथ समझा रहे हैं। अगर नाट नहीं है तो हमें नाट को हटा देना है और सबको लगा देना है। वह किताब क्यों पढ़ रहा है, तो हम क्या क्यों बीच में आया हम आपको समझाए हैं। अगर क्या क्यों बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। तो क्यों आया है तो क्या कर देंगे, वाई। अब कर्ता हमारा देखिए एक वचन है कि बहुवचन है? वह एक वचन है, तो यहाँ क्या कर देंगे, वाई इज। फिर वह, तो यहाँ कर देंगे ही, वाई इज ही रीडिंग। वाई इज ही रीडिंग अ बुक। वाई इज ही रीडिंग अ बुक। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है? वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वाई इसमें क्या करना है, यही स्ट्रक्चर रख देना है। जो हमारा यहाँ नाट है वही रख दीजिए और कुछ करना भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वाई इज ही नॉट, बाकी इसी वर्ड को रख दीजिए, वाई ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम की ओर देखते हैं। तुम स्नान क्यों कर रही हो? तुम स्नान क्यों कर रही हो, तो क्या हो जाएगा, वाई इज, ओ सॉरी, वाई आर यू बाथिंग। तुम स्नान क्यों कर रही हो, वाई आर यू बाथिंग। वाई आर यू बाथिंग, तुम स्नान क्यों कर रही हो। तो यहाँ वाई लगाया, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, क्या क्यों यहाँ बीच में आया है, तो क्या कर देंगे, वाई आर यू बाथिंग। तुम स्नान क्यों नहीं कर रही हो, तो वाई आर यू नॉट बाथिंग। अगर तुम स्नान क्यों कर रही हो तो वाई आर यू बाथिंग। तुम स्नान क्यों नहीं कर रही हो, वाई आर यू नॉट बाथिंग। क्या, सॉरी, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रही है। वह कहाँ जा रही है, तो वेयर इज सी गोइंग। वेयर इज सी गोइंग, वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ नहीं जा रही है, तो वेयर इज सी नॉट गोइंग। हमेशा नॉट याद रखना, कर्ता के जस्ट बाद अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो कर्ता के बाद ही आपको नॉट लगाना है। तो वह कहाँ नहीं जा रही है, तो वेयर इज सी नॉट गोइंग। आओ हम कुछ और स्पेशल रूल जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। आओ हम चलते हैं कुछ स्पेशल रूल की तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। एक दो रूल्स हैं, उसको भी फॉलो कर लिया जाए। रूल नंबर फर्स्ट है स्पेशल रूल में,
निकट भविष्य में, निकट भविष्य में होने वाले, निकट भविष्य में होने वाले निश्चित व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था कामा कार्यक्रम तथा योजना की अभिव्यक्ति के लिए, योजना की अभिव्यक्ति के लिए, चलिए ये क्या है भाई, निकट भविष्य में होने वाले निश्चित योजना, निश्चित व्यवस्था, कार्यक्रम और योजना की अभिव्यक्ति क्या होता है। जैसे इस वाक्य में देखने में तो लगेगा ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन वास्तव में ये फ्यूचर टेंस नहीं होता है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह कल ही अपनी कार बेचेगा, जैसे एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वह कल ही अपनी पुरानी कार बेचेगा, कार बेचेगा। देखिए वाक्य से तो लग रहा है कि ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है, लेकिन वास्तव में ये अगर भविष्य में सुनियोजित अगर कोई चीज़ है तो वो फ्यूचर टेंस नहीं होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। वह कल ही अपनी पुरानी कार बेचेगा, अर्थात बेचने जा रहा है, बेचने जा रहा है। वह कल ही अपनी पुरानी कार बेचेगा, अर्थात बेचने जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ही इज सेलिंग, ही इज सेलिंग हिज ओल्ड कार, ही इज सेलिंग हिज ओल्ड कार। सेंटेंस तो देखने से फ्यूचर टेंस लग रहा है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस नहीं है। निकट भविष्य में होने वाली निश्चित व्यवस्था, कार्यक्रम और योजना की अभिव्यक्ति अगर यहाँ व्यक्त किया जाए तो वहाँ हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अनुवाद कर देना है। वह अगले सप्ताह बनारस जाएगा। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। वह अगले सप्ताह वह अगले सप्ताह बनारस जाएगा। बनारस जा रहा है, जाएगा या जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू बनारस नेक्स्ट वीक। He is going to बनारस नेक्स्ट वीक। वह अगले सप्ताह बनारस जा रहा है, ही इज गोइंग टू नेक्स्ट वीक। इसका एक और रूल है, उसको देखते हैं। ये तो रूल नंबर फर्स्ट हुआ, स्पेशल जो रूल्स है वो पहला रूल्स है, और दूसरा रूल जाते हैं रूल्स नंबर सेकेंड। भविष्य में होने वाले भविष्य के इरादे की अभिव्यक्ति के लिए भविष्य के इरादे की अभिव्यक्ति के लिए, जैसे मैं एक नई कार खरीदूंगा। इसमें निश्चित तो नहीं है कब खरीदेंगे, लेकिन
भविष्य में हमने एक इरादा कर लिया है कि मैं एक नई कार खरीदूंगा। एग्जाम्पल्स इसको बढ़िया से समझते हैं। मैं एक नई कार खरीदूंगा, अर्थात खरीदने जा रहा हूं। मैं एक नई कार खरीदूंगा या खरीदने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू, क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू बाय, BUY, बाय अ न्यू कार। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। मैं भविष्य की बात कर रहा है कि मैं एक नई कार खरीदूंगा, तो अभी खरीद नहीं रहा, खरीदूंगा अर्थात खरीदने जा रहा है। अभी निश्चित तो नहीं है लेकिन खरीदने जा रहा है। तो आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, मेरा भाई दुकान खोलेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा भाई दुकान खोलेगा, अर्थात मेरा भाई दुकान खोलने जा रहा है। तो माई ब्रदर is going to open a shop। मेरा भाई दुकान खोलेगा, अभी खोला नहीं है लेकिन भविष्य में सुनियोजित है कि वह एक दिन दुकान खोलेगा, अर्थात खोलने जा रहा है। तो माई ब्रदर इज गोइंग टू ओपन अ शॉप। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और बस आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए एक नए जोश और जुनून के साथ एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।